हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करें। पॉलिटी को हम लोग डिस्कस करें। पॉलिटी में प्रश्न संख्या 162 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 163 से स्टार्ट करेंगे और मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट किया गया है। ये भी पीएससी के साथ साथ किसी भी अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। आप इस सेशन को, इस सीरीज को 2 से 3 बार जरूर से जरूर जो है रिवाइज कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 163, उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। उस राजनीतिक दल का नाम क्या है जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया? बताइए। तेलुगु देशम पार्टी के 12वीं और 13वीं लोकसभा के स्पीकर जीएमसी, याद रखिए जीएमसी बाल योगी थे, जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। इसके बाद प्रश्न संख्या 164 है। 164 में पूछा गया है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का जो अधिकार है वो किसको है? भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का जो अधिकार है वो है इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का जो अधिकार दिया गया है चुनाव आयोग को दिया गया है। इसी के जो चुनाव आयोग है, इसीलिए यह जो है कुछ मानदंड को भी घोषित करता है। 165 है, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजनीतिक दल के संबंध में 4 कथन दिए गए। चारों कथनों को एक बार आप जो है एक बार देखिए, एनालिसिस कीजिए और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पहला दिया गया है जो राजनीतिक दल के संबंध में जो पहला कथन है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। यह भी सही है। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। चौथा है 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। चारों सही है, यानी डी ऑप्शन। देखिए याद रखिएगा, अगर बात करें तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 राज्यों में 6% मत को जो है प्राप्त करता है और किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीटें जीतता है, या वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से 2% सीटें जो है प्राप्त करता है। 1999 के 13वीं लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में जो 8 राष्ट्रीय जो दल हैं, इन 8 राष्ट्रीय दलों का जो नाम है याद रखिएगा, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, बहुजन समाज पार्टी है, एनसीपी है, तृणमूल कांग्रेस है और नेशनल पीपुल्स पार्टी है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 166, निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग केंद्र सरकार संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था? इसने अपना प्रतिवेदन कब जमा किया था? सरकारी आयोग जो है इसका जो संबंध है केंद्र राज्य संबंधों से है, याद रखिएगा, और इसने अपना जो रिपोर्ट दिया था याद रखिएगा 1987 में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, इसने 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना रिपोर्ट जो है जमा किया था। गौरतलब है कि 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार के दिशा में 247 सिफारिशें जो है प्रस्तुत की थी। 167 है, पंचायत के चुनाव कराने के निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? जो पंचायत का चुनाव होता है किसके द्वारा कराया जाता है? पंचायत चुनाव कौन जो है संपन्न कराता है? इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य सरकार, यानी बी ऑप्शन। देखिए अगर बात करें तो पंचायतों को संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची की परिशिष्ट 5 का जो है विषय माना गया है।
संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्यों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार पंचायत राज सरकार का विषय है। इसके गठन और चुनाव कराने का जो अधिकार है राज्यों को ही है। 168 है, पंचायती राज विषय है किसका? पंचायती राज जो विषय है समवर्ती सूची का है, केंद्र की जो केंद्र सूची है उसका है या राज्य सूची पर है। तो जो पंचायती राज जो विषय है ये है आपका राज्य की सूची, राज्य सूची का ये विषय है, यानी सी ऑप्शन याद रखिएगा। 169 है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 243 जी के तहत। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 243 जी के तहत जो है 29 कार्यों की जो सूची है दी गई है पंचायती राज संस्थाओं को। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची जो है अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243 जी या 243 छ के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाए, याद रखिएगा, जो उन्हें सौंपी जाए, जिनके अंतर्गत अगर बात करें तो जिनके अंतर्गत ये योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में है, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व तो इन्हें सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है। 170 है, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण खेल, यानी सी ऑप्शन ग्रामीण खेल। याद रखिएगा, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख किया गया है जिसमें कुल 29 विषय शामिल हैं। पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघुवन उपज, मत्स्य उद्योग आदि जो विषय इसमें शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं किया गया है। 171 है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए, ग्राम पंचायत। तो किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत का। इसके बारे में अगर बात करें तो पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था करता है। जो पंचायती राज है ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की एक व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। 1957 में बलवंत राय मेहता, इस समिति का नाम याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना को प्रस्तुत की गई, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की गई। तो बलवंत राय मेहता किस स्तर की पंचायती राज पद्धति को जो है सिफारिश किया था? तो त्रिस्तरीय। इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इस सिफारिश को स्वीकार करके 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 172, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। याद रखिएगा, देखिए संविधान का जो अनुच्छेद 40 है राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। 173, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित देता है या निर्देश करता है? तो निर्देशित जो करता है वो कौन है, कौन सा अनुच्छेद? याद रखिएगा, अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो 40 है ये पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करता है या इसको निर्देश देता है कि किस तरह से पंचायती राज को जो है गठित करना है। देखिए इसके बाद 174 है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है?
सरकार की पंचायती राज प्रणाली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या क्या है? तो देखिए, अगर बात करें तो इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। क्या यह सही है? तो बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, यह भी सही है। और सी है, जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, यह भी सही है। यानी इनमें से सभी सही हैं, डी ऑप्शन। पंचायती राज प्रणाली स्थानीय, जो पंचायती राज प्रणाली है वो स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करता है। त्रिस्तरीय, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय जो है प्रदान करना है, याद रखिएगा। इसके बाद 175 है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं। पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय प्रणाली है इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें आता है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 176 है, पंचायती राज का प्रधान या प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज में जो मुख्य प्रावधान है या जो इसका लक्ष्य रखा गया है, जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? तो याद रखिए, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पंचायती राज का प्रधान जो लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकें और लागू कर सकें। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट। देखिए, 177 में पूछा गया, सफलतापूर्वक कार्य के लिए पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। सफलतापूर्वक कार्य के लिए पंचायती राज को या पंचायती राज है इसको पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो स्थानीय जनता की, किसकी? सफलतापूर्वक कार्य को संपन्न करने के लिए पंचायती राज को जो है पूरे सहयोग की, यानी किसकी पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है? तो स्थानीय जनता की। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का जो स्वप्न है वो साकार नहीं हो सकता। 178 है, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है किसका? शक्तियों का विकेंद्रीकरण का, लोगों के हिस्सेदारी का और सामुदायिक विकास का, यानी ये सभी इसके सही जवाब हो जाएंगे, डी ऑप्शन। देखिए, पंचायती राज की स्थापना ग्रामीण जनता का सर्वांगीण विकास करना है। यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण को, लोगों की भागीदारी और सामुदायिक विकास को जो है प्रतिनिधित्व करता है। 179 है, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? अगर बात करें तो याद रखिएगा, पंचायती राज को जो है किसके अंतर्गत, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पंचायती राज की स्थापना की प्रेरणा जो है संविधान के अनुच्छेद 40 ने दी। आगे चलकर 73वें संशोधन 1992 के माध्यम से इसे स्वशासन की इकाई के रूप में गठित करने के व्यवस्थित प्रयास किए गए। 180 है, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, इसका अध्यक्ष कौन था? उस समिति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? उस समिति का अध्यक्ष का नाम बताइए जिसने भारत में पंचायती राज की स्थापना की थी। इसका सही जवाब है बलवंत राय मेहता, सी ऑप्शन। पंचायती राज की अनुशंसा के लिए 1957 में एक समिति को गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, जिसका उद्देश्य था ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। मेहता ने पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की। 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई, अशोक मेहता समिति 1977 में, और 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इसने 2 स्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की। किसने? अशोक मेहता। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय। 1985 में जीवी के राव समिति का गठन किया गया था। 1986 में एल एम सिंघवी समिति बनी थी। 1988 में पी के थुंगन समिति का गठन किया गया। एल एम सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। ये सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 181 है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए जो बनी समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 182 है, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है?
तो इसका सही जवाब है स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिए गए विकल्पों में स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य या विशेषता नहीं है। स्वायत्तता, लोक सहभागिता और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण की विशेषताएं हैं। 183 है भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहां पर जो है प्रारंभ की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान, याद रखिएगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की गई थी, यानी डी ऑप्शन राजस्थान और आंध्र प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहां पर जो है प्रारंभ की गई थी, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या होगा, राजस्थान। अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। इनकी सिफारिशों के आधार पर ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने भी इस व्यवस्था को अपने यहां पर जो है लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 184 है, पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया कहां पर, तो राजस्थान में, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 185 है, निम्नलिखित में से किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। किस कमेटी या आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, अशोक मेहता कमेटी ने, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अच्छा, इसके बारे में 2-3 लाइन है, पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद प्रश्न संख्या 186 यानी 186 को डिस्कस करेंगे। अशोक मेहता समिति का गठन जो है 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए किया गया था। तो अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, 1977 में जनता पार्टी सरकार ने की थी पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की और उन्होंने ही न्याय पंचायत को जो है विकास पंचायत से अलग रखने, ताकि इसका जो सभापति है एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की। इसका जो सभापति होगा एक योग्य न्यायाधीश के नियुक्ति के जो है आधार पर इसका एक सभापति होगा। इसके लिए ये सिफारिश किया था किसने, इस समिति ने। 186 नंबर है, निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो आप ऑप्शन को देखिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, यानी सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, डी ऑप्शन। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जनोपयोगी सेवा आते हैं, किंतु सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता है। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। 187 है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है, तो राज्य सूची का यह विषय है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। पंचायती राज प्रणाली राज सूची का विषय है, यह राज सूची की प्रविष्ट 5 का विषय है। 188, किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में, याद रखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैलिड किया है, वैध किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। देखिए, इसका सही जवाब जो है वो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बिहार है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें तो बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण को जो है वैध किया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायतों में आरक्षित किए गए, 50%।
189 है, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? बताइए, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं को जो है 50% आरक्षण देने का जो है मतलब कि दावा किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, बी ऑप्शन। 190 है, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक जो शुरुआत है किस संविधान संशोधन के बिल से हुई? तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, किस मतलब कि कानूनी संशोधन या 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत है किस संशोधन के किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो 64वां, ठीक है, 64वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत 64वें संविधान संशोधन बिल के द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा में पारित न होने के कारण व्यपगत हो गया था, कोलैप्स हो गया था। 72वां संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में अधिनियमित हुआ था। 191 की संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर जो है प्राप्त हुआ। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन जो है 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर जो है प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या इसके बाद अगर बात करें तो 192 है, संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का जो 73वां संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो पंचायती राज प्रणाली से। 193 है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक पुनर्वीक्षण, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्वीक्षण पंचायती राज संस्थाओं के शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। 194, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, किसमें? बताइए, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, याद रखिएगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत बार यहां से प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकेगा। संविधान संशोधन की जो शक्ति है उसके लिए प्रक्रिया संविधान का अनुच्छेद 368 में वर्णित है। 195 है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया कब? तो कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है ये 1951 में इस संशोधन को लाया गया था, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक 1951 में लाया गया, 1951 में। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(1), 19(1)(6), याद रखिएगा, 19(2)(31), आर्टिकल 85, आर्टिकल 87, 174, 176, 341, 342, 343 में संशोधन किए गए। 196 है, 196 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? तो 42वां, ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक अधिकारों को या प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई, इसीलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1973 में केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य था, इस मामले में दिए गए निर्णय से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना था, जिसे संसद की संविधान संशोधन की जो शक्ति है इसको इस मामले में निर्णीत संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधन करने से जो है रोका गया था। 197 है, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, काका साहेब कालेलकर, बी ऑप्शन।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष काका साहेब कालेलकर थे। 198 है, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं ये किसके द्वारा नियुक्ति पाते हैं? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की जो है स्वतंत्रता, शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्ति और बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख है। 199 है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली जो वीवीपैट का संस्करण है वो क्या है? भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली जो मशीन वीवीपैट है इसका जो संस्करण है वो आपको याद रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा M3। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, याद रखिएगा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर बात किया जाए तो निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान के द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध अनुच्छेद 324 के तहत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग ने, जो वीवीपैट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसके उपयोग ने निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल और सहज बना दिया है। पारदर्शी व्यवस्था के आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल जो है वीवीपैट का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में अगर बात करें तो मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली जो मशीन वीवीपैट है इसका जो संस्करण है M3 है। निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका संस्करण M3 जो है प्रयोग किया जा रहा है और विकल्प जो सी है वो सही जवाब हो जाएगा। 200 नंबर है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो वरीयता क्रम को देखिए और बताइए कि वरीयता क्रम के अनुसार सबसे पहले इसमें से सबसे पहले कौन आएंगे? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे, डिस्कस कर लेते हैं। वरीयता क्रम, वरीयता क्रम केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी और इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान 9 कर रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्याय के क्षेत्र में 14वें और उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है। 201 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 है वो किससे संबंधित है? तो मुकदमे और कार्यवाही से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाहियां का जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी का उल्लेख है। और इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है सामान्य भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी पॉलिटी और हिस्ट्री ऑलरेडी दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट सेशन सामान्य भूगोल के बारे में होगा, तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप चैनल के जो चैनल का जो मतलब कि ग्रुप है, अगर आपने उसको भी ज्वाइन नहीं किया है, या जो फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, उसको अगर ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक दिया गया है। प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है अपडेट्स दिए जाते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।